हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बहुत से बच्चों का ये डाउट था कि सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको कैसे समझेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है लेकिन वो बहुत पहले बनाया था, तो उसमें थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह और कैमरा वगैरह सही नहीं था। तो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अप्रोच करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें बेसिक इसका कुछ समझना पड़ेगा इस चैप्टर को कि वर्ड प्रॉब्लम्स को करने से पहले। तो बेसिक क्या क्या है, जैसे कि इस चैप्टर का जैसे नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है। ये जो आपका लीनियर वर्ड है, लीनियर लीनियर का मतलब होता है एक। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आगे की क्लासेस के बारे में बात करूं तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर वन होगी। किसकी पावर? कोई भी जो वेरिएबल्स होते हैं ना। अब वेरिएबल क्या होता है अभी बताता हूं। तो इतना समझ लो कि कोई भी वेरिएबल होता है अगर उसकी पावर वन होगी तो उसको लीनियर बोलेंगे। ठीक है, अभी इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन किसी भी अगर एक लाइन में इक्वल का साइन लगा है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या होता है इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो है आपका, वो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको हर एक क्वेश्चन में समझाता हूं कि वेरिएबल क्या होता है। ए से लेकर के जेड तक के बीच में जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं उन सभी को बोला जाता है वेरिएबल। यानी कि ए टू जेड तक के बीच में जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स हमारे सारे वेरिएबल होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन यूजेबल वाला वेरिएबल होता है वो कौन सा होता है? आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए भी हो गया, बी हो गया, ये सब ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे आपके वेरिएबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? देखो, वेरिएबल तो समझ लिया हमने, अब कांस्टेंट क्या होता है आपका कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मैथ्स को अगर हम सिंपल नंबर के टर्म में समझे तो मैथ इतना बड़ा नहीं होगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिला करके हम मैथ्स को बहुत बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं, 1 2 4, ये डॉट डॉट जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं इन सभी को बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है आपका एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन आपका ये होता है कि जैसे देखो कोई भी वेरिएबल है और कोई भी कांस्टेंट है, उन दोनों को मिला करके हम क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि आप एक्सप्रेशन लिखो इसका कि इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। तो फ्रॉम अ नंबर को हमने क्या मान लिया? x, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके विद जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका यूज करके हम क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में जब हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो वो बन जाता है आपका इक्वेशन। क्या बन जाता है वो? इक्वेशन। जैसे कि यहीं पे मैं अगर इसको इसी के आगे लिख दूं इक्वल टू 6 लिख दिया, तो अब ये क्या बन गया? मेरा एक इक्वेशन बन गया। पहले था एक्सप्रेशन, उसी एक्सप्रेशन में अगर मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया तो वो बन गया इक्वेशन। क्लियर? तो अब यहां पर जो चैप्टर का नाम है वो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जैसे यहां पे लिखा है लीनियर, तो लीनियर का मतलब जैसे यहां पे एक्स है ना, एक्स के ऊपर पावर क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है पावर। ठीक है, तो जिसकी पावर वन होगी उसको बोलेंगे लीनियर, जिसकी पावर 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। तो अभी आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह, ये हायर क्लासेस में है। अभी आपको सिर्फ लीनियर के बारे में पढ़ना है जिसकी पावर 1 होगी। क्लियर? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब कि जो ये एक एक्स के ऊपर पावर 1 होगा, वाई के ऊपर पावर 1 होगा, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर पावर 1 होंगे और उसका इक्वेशन होगा। और वन वेरिएबल यानी कि जो भी आप एबीसीडी लोगे वो एक ही होगा। मतलब कि जैसे आपने एक इक्वेशन, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, तो यहां पे सिर्फ मैंने एक x ही लिया है। अब मैं यहां पे y नहीं लिख सकता हूं क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल यूज करना है मुझे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया 4x माइनस 3x प्लस 2x। ठीक है, तो अभी मेरा एक ही वेरिएबल है, ये हर जगह x ही है ना, तो एक ही वेरिएबल नाम से जाना जाएगा ये। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल 3 बार यूज है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल तो एक ही है ना, इसलिए वन वेरिएबल। अगर मैं इसी में अगर मान लो ऐसे लिख देता हूं इसको 5y माइनस 3z प्लस 2x, तो ये अब मेरा इस चैप्टर का कंटेंट नहीं है क्योंकि इसमें क्या है? तीन तीन वेरिएबल आ गए। ठीक है, तो आपको समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब क्या होता है और ये
ये सारे जो हैं आपके क्या है, ये मल्टीपल वेरिएबल आ गए। तो अभी आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अभी जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो ऐसे क्वेश्चंस ही होंगे जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अब मेन दिक्कत बच्चों को कहां आती है कि चलो भाई ये तो इक्वेशन समझ में आ गया सर, ये बेसिक सी बातें थी, ये तो समझ में आ गई कि इक्वेशन एक होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एक होता है आपको इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होगा, ऐसे इक्वल टू के साइन में पहले से ही दिया होता है क्वेश्चन, उसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, इधर उधर भेज करके हम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करना सबको आता ही होगा। अगर आपने नहीं सीखा है सॉल्व करना तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो आप, उसमें सारा मैंने एनसीईआरटी का, आरडी शर्मा का सारे क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हो कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, इधर से उधर कैसे भेजते हैं, ट्रांसपोजिंग करना, ठीक है। तो वहां पे मैंने वो सारी चीजें अच्छे तरीके से बता रखी है। तो अब यहां पर जो क्वेश्चंस दो टाइप के आएंगे, पहला आएगा आपका जिसमें इक्वेशन दिया होगा, उसमें तो सिंपल भेज भाज के सॉल्व करना है। दूसरा होता है आपका वर्ड प्रॉब्लम, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है आपके कि पहले एक जो स्टेटमेंट लिखा होता है उस स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन से सॉल्व करना तो आप लोगों को आता होगा, लेकिन अब जो स्टेटमेंट है उससे इक्वेशन बनाना, यही बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट है ये आसान, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूं, किस तरह से आप लोग करोगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं इसका जो वर्ड प्रॉब्लम का कोर है वो बता देता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करें। तो वर्ड प्रॉब्लम को करने का एक ही मतलब है, क्योंकि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर में एक वेरिएबल नाम का एक चीज है, ठीक है। तो वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वो, तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी, ठीक है, इसलिए उसका नाम वेरिएबल है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यूज वेरी करती रहेगी, अगर क्वेश्चन में कुछ और लूंगा तो वेरिएबल कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है आपके कि वर्ड प्रॉब्लम में जो मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी क्वेश्चंस को पूरा एक साथ नहीं पढ़ोगे, पहली बात, ठीक है। क्या बोला मैंने कि पूरे क्वेश्चंस को, जैसे मान लो कि 2-3 लाइन का एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को पूरा एक शॉट में नहीं पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को नहीं आता, एक बार में पढ़ने से किसी को नहीं आता समझ में, ठीक है। सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग कैसे करोगे अप्रोच, उसको ब्रेक कर करके पढ़ोगे, यानी कि आधी लाइन को एक बार पढ़ोगे, ठीक है। उससे जो आउटपुट निकलेगा ना उसको पहले लिख लोगे आप, ऐसे नहीं कि मतलब एक रामानुजन बन गए मैथ्स के और एकदम एक ही बार में पूरा पढ़ लिया और कुछ समझ नहीं आया, अरे मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, ऐसे किसी को नहीं आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन, हाफ हाफ लाइन को ब्रेक कर करके पढ़ना है, तभी आप उससे कुछ आउटपुट निकाल पाओगे, ठीक है, कि दिया क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज ढूंढनी है कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करा रहा है। क्या बोला मैंने, पहली बात तो समझ में आ गई आपको कि ब्रेक कर करके पढ़ना है। दूसरी बात क्या है कि आपको यह ढूंढना है कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड कराया गया है। तो जिसके ऊपर भी होगा डिपेंड, आप उसी को मानोगे एक्स, मतलब कि लेट कर लोगे कोई सा भी वेरिएबल, एक्स ही जनरली लेते हैं तो एक्स मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें मैंने बोली, पहली बात आपको क्या करनी है, ब्रेक करके पढ़ना है। दूसरी बात कि ऐसी चीजें ढूंढनी है उस क्वेश्चन के अंदर में जिसके ऊपर चीजें डिपेंड कराई गई हो, उसी को आपने लेट करना है, देन सारा काम चुटकियों का है, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के एंड देन समझते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से मैंने लिया हुआ है। देखो बच्चों, आप लोगों को मैं कमेंट में देखता हूं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, ठीक है, टाइम इतना नहीं मिलता है मुझे, ताकि मैं टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो ही बनाऊंगा ना, ठीक है। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूं, फिर भी मैं देखता हूं हर एक के कमेंट को, कौन क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे गॉसिप्स करते हैं एनसीईआरटी बेस्ट है, आरडी शर्मा बेस्ट है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है। दोनों बुक अपने आप में बहुत ही अच्छी है, दोनों से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, ज्यादा अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चंस क्या है आपके पास, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस है 2.2 एक्सरसाइज से कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, पहला स्टेप कि आपको कैसे अप्रोच करना है कि एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ब्रेक कर करके पढ़ना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा था कि ढूंढो किसके ऊपर डिपेंड कराया गया है, ठीक है। तो देखो, तो पहला मैंने ये समझ लिया इस क्वेश्चन को, पूरा नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ आधा पढ़ा कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इतना। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, तो जो चीज दिया होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज गिवन। तो सबसे पहले हमने लिख लिया इसमें सॉल्यूशन में कि पेरीमीटर इज गिवन दैट इज 154 मीटर,
ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, हमने लिख दिया इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब हमें ढूंढना है किसके ऊपर डिपेंड कराया गया है। चलो, तो क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है ये, तो पहले मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा ये देख लेना आप लोग ये ठीक है, ट्राई मैं पूरा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने ये रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर दिया, जैसा क्वेश्चन में कह रहा था, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बना दिया मैंने। अभी इसकी मुझे आदत नहीं है ना इस पेन टैब की, तो थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप लोग देख लेना उसको। ठीक है, हाँ, तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, इसका जो लेंथ है, लेंथ किसको कहते हैं, नीचे वाली साइड को लेंथ कहते हैं, ये आपका लेंथ है और ये इधर वाला ब्रेथ है। ठीक है, तो कह रहा है इस इट्स लेंथ इज, इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है भैया, देखो 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो भी ब्रेथ होगा, जो भी ब्रेथ होगा उसका 2 गुना प्लस 2 ज्यादा। ठीक है, ब्रेक कर करके पढ़ोगे, क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा कि इस इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो भी होगा इसका ब्रेथ, जो भी ये होगा, मान लेते हैं इसको x। ठीक है, अगर ये x है तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका 2 गुना, 2 गुना मतलब 2x, और 2 और ज्यादा, 2 गुना प्लस 2 और ज्यादा। तो ये जो आपका आया है ये हो गया आपका लेंथ, एंड ये जो आपने लेट किया ये है आपका ब्रेथ। बस हो गया, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ चाहिए, बाकी सारा काम तो चुटकियों का है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको लेट करना पड़ेगा, लिखोगे आप सबसे पहले, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू, क्या है, क्या माना आपने, x माना है, तो x जो भी होगा मीटर वीटर ये सब लिख लोगे। ठीक है, मैं ज्यादा लिखने के फॉर्मेट में नहीं जा रहा हूं, ये लोग आप सीबीएसई के बच्चे हो, सीबीएसई के, तो ये आप लोगों को आता होगा कि लिखना कैसे है ये सब चीजें। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को समझाना कि ये कैसे अप्रोच करोगे, क्या क्या करोगे। ठीक है, वो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। तो अब यहां पर देखो, आपने लेंथ जो ब्रेथ है आपको उसको आपने लेट किया x, तो लेंथ आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पढ़ के। अब क्या कह रहा है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पुल, तो उस पुल का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो, आपने लेंथ भी समझ में आ गया, आपको ब्रेथ भी समझ में आ गया, लेंथ ब्रेथ दोनों दिया हुआ है। अब देखो, अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये तो एक्स वैक्स के टर्म में है, सिंपल नंबर होता तो पेरीमीटर हमने निकाल रखा है बहुत। ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन देखो इसको भी आपको एज्यूम करना है ये नंबर ही है। जिस तरह से नंबर में आप फॉर्मूला लगाते थे वही फॉर्मूला आप यहां भी लगाओगे, वही सारी चीजें होंगी। बस फर्क ये है कि आपका जब सॉल्व करोगे तो एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे पेरीमीटर तो आप पहले लिखोगे, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूरा लिखोगे आप, क्या होता है फॉर्मूला, 2l प्लस ब्रेथ, ये होता है फॉर्मूला, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, 8th क्लास में हो आप लोग। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या दे रखा है, ये ऑलरेडी पहले से गिवन है, 154 इज इक्वल टू 2 के जगह पे हम 2 ही लिखेंगे, उसके बाद लेंथ की जगह पे क्या लिख देंगे अब यहाँ पे 2x प्लस में 2, क्योंकि लेंथ तो हमारा यही है। फिर ब्रेथ की जगह पे क्या लिख देंगे, ब्रेथ हमने x माना था और सबको ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो 154 इज इक्वल टू, अब इन सबको देखो, x प्लस ये 2x कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 2 को बाहर ही रखा और ये 3x प्लस में 2। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं, अगर ये समझ ना आ रहा हो लिखावट तो माफ कर देना मुझे, क्योंकि ना ये थोड़ा सा नया है मेरे लिए ये डिवाइस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं इस पे भी। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, तो अब जो 2 इधर आपके मल्टीप्लाई में है उस 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो आपको पता है कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई में होती है दूसरी तरफ आती है तो डिवाइड में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके 3x प्लस में 2 बच जाएगा पहले, क्योंकि हमने इस 2 को पहले रिमूव कर दिया यहाँ से, तो वो चला जाएगा उधर डिवाइड में। अब यहाँ से देखो 2 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, ये आ जाएगा आपके 7 बार में 14 कट गया उसके नीचे से, फिर 1 और 4 14, फिर 7 बार में दूसरा 14 भी कट गया। ठीक है, तो 77। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपके 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस में 2। ठीक है, अब उसके बाद आप 2 को दूसरी तरफ भेजोगे, जो प्लस माइनस में होता है उसको हटाते हैं, तो प्लस को हटाओगे उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75 अपॉन में
75 माइनस में सॉरी मतलब 77 है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 75 इज इक्वल टू 3x। अब आपको x निकालना है तो आपको ये तो पता होगा बेसिक कि 3 अब मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 75 अपॉन में 3, तो 3 के टेबल में ये 25 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, तो ये आपका ब्रेथ आ चुका है 25। योर ब्रेथ इज 25 मीटर। तो x वो जो आपका आपने लेट कर रखा था लेंथ, वो क्या हो जाएगा आपका, ये अगर ये वाला 25 है तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 यानी कि 50, 50 प्लस 2 यानी कि 52। ये आप पूरा लिख करके दिखाओगे यहाँ पे कि लेंथ इज इक्वल टू 52, ठीक है, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 25। हेंस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही कुछ ऐसा खतरनाक सा नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सा है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और मेन चीज ये है रिवीजन करना, रिवीजन करते रहा करो मैथ्स का, ताकि ये चीजें आपके प्रैक्टिस में रहे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उसको कैसे करेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व एंड देन आइडिया लग जाएगा हमें कि कैसे हो रहा है ये सॉल्व। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मैं समझाऊंगा कि किस तरह से लेट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपके पास क्वेश्चन जो दिया है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, लिखने में बन नहीं पा रहा है, अभी नया है ये इसलिए। ठीक है, तो कोई नहीं। हाँ, तो सॉल्यूशन होगा हमारा क्या इसमें कि आई हैव टोटल 300 इन कॉइन्स, मतलब मेरे पास 300 रुपए हैं सिक्के में। ठीक है, 300 रुपए हैं सिक्के में। ठीक है, कौन कौन से सिक्के हैं मेरे पास, 1 रुपए के, 2 रुपए के एंड 5 रुपए के। ठीक है, डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है, मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है। इस तीनों रुपए को जोड़ देते हैं सबको तो 300 रुपए है मेरे पास टोटल। ठीक है, टोटल 300 रुपया है मेरे पास। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको क्या लेट करूं, किसको कैसे सॉल्व करूं। इतना यहां से यहां तक पढ़ने में मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज, अब यहां से आपका खेल शुरू होता है। क्या है कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज, 2 रुपए का जो कॉइन है क्या है, 2 रुपए का जो कॉइन है इज 3 टाइम्स, 3 गुना द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। क्या कह रहा है कि 2 रुपए का जो कॉइन है वो 5 रुपए का जितना होगा ना उसका थ्राइस होगा, 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड कराया, 5 रुपए के सिक्के के ऊपर, है ना। देखो 5 रुपए के सिक्के के ऊपर डिपेंड कराया, आप खुद से पढ़ के देखो आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज, 2 रुपए का जो सिक्का है वो क्या है, 3 गुना है द नंबर ऑफ 5। तो 5 रुपए का हमें नहीं पता कुछ, जितना 5 वाला होगा उतना ही 2 वाला होगा उसी के, क्योंकि उतना ही डिपेंड कराया ना उसके ऊपर, कि हमने देखा कि 5 वाले के को पकड़ा है और उसको उस 2 वाले पे थोप दिया है। ठीक है, तो वही हम करेंगे यहां पे। तो 5 रुपए को हमने क्या लेट कर लिया, x। 5 रुपए के सिक्के को क्या लेट कर लिया, तो हमने लेट किया यहां पे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका x नंबर्स मान लिया आपने। ठीक है, तो अब 2 रुपए का क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स x के, तो ये 3x हो जाएगा। क्लियर, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद 1 रुपए का तो सिक्का रह ही गया, क्या है देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ coins is 160, how many coins of each denomination are with me, तो बताओ मेरे पास कितने सिक्के हैं। ठीक है, अभी 1 यहां पे छुपा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चों को 1 मिल गया होगा, 1 का जो कॉइन का वो है नंबर है वो मिल गया होगा। कैसे, देखो यहां पर जो ये 160 दे रखा है ये वही नहीं दे रखा है कि ऐसे ही दे देते हैं, चलो इसी का हमें यूज करना है। देखो अगर आपके पास 5 रुपए के सिक्के टोटल x हैं, 2 रुपए के सिक्के टोटल 3x हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 का और 2 का सिक्का तो निकल गया। अब बचा क्या उसके अंदर, 1 का सिक्का बचा, और टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं, टोटल 160 सिक्कों में से 160 कॉइन में से आप क्या करोगे, इन दोनों कॉइन्स को प्लस करके इस 160 में से माइनस कर दोगे, देन जो नंबर आएगा आपका वो 1 रुपए के सिक्का का कॉइन होगा, वही होगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आइए नंबर ऑफ
₹1 कॉइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 160 माइनस क्या क्या प्लस करना है 3x प्लस में x, ₹5 ₹2 को जोड़ के इसमें से माइनस कर दिया, तो देन जो बचे आपके वो हो गए ₹1 के सिक्के। क्लियर? ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x ये हो गया आपका ₹1 का सिक्के की संख्या। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि तीनों को मिलाकर के मेरे पास ₹300 हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे कि ₹300 है, तीनों मतलब तीनों की वैल्यू है वो नंबर। अगर मान लो आपके पास ₹10 के मान लो 5 नोट हैं, मैंने पूछा कितने रुपए हैं आपके पास, तो आप क्या बोलोगे ₹10 के 5 नोट, मतलब कि 10 5 10 5 50। आपने क्या किया कि नंबर से उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 5 नोट थे और उसकी वैल्यू क्या थी ₹10 थी, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया टोटल सम ऑफ ₹50। तो यहां पर भी हमें वही काम करना है कि हमें पता है कि ₹5 का जो कॉइन है वो x नंबर्स में है, पता नहीं कितने हैं, x नंबर्स में है, तो आप उसी x को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि उसकी वैल्यू आ जाए, क्योंकि अल्टीमेट हमें पहुंचना कहां पे है, ₹300 दिया हुआ है ना उसकी वैल्यू, तो हमें वहां पहुंचना है। तो अब क्या करोगे इन सबको कि 5 मल्टीप्लाई बाय x, इससे ₹5 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस अब 3x मल्टीप्लाई बाय 2, 3x मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इससे फिर 2 की वैल्यू आ जाएगी ₹2 वाले कॉइन्स की। अब 160 से अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज रहेंगी, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मेरा काम था आपको समझाने का कि ये कैसे आया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। मैंने इस 5 वाले को x को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ₹2 की वैल्यू तो 2 ही होती है ना, और इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ₹1 की वैल्यू 1 नहीं होती है। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5x, प्लस में इसको करूंगा तो 3 2 6x, उसके बाद इसको करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 4x एंड देन इज इक्वल टू 300। क्लियर? बहुत सिंपल सा था ये। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा कितना 5 6 5 11x, 11 में से ये 6 7 4 जाएगा तो 7x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 160 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 160 एंड ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, इसको माइनस किया तो 140 अपॉन में 7 के टेबल में 2 बार में ये 0 का 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया 20, तो x की वैल्यू 20 है। इट मींस ₹5 का कॉइन जो हमने x लेट किया था वो क्या हो गया आपका 20, यानी कि ₹5 के कॉइन्स कितने हैं 20 हैं। ₹2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे फिर ₹2 के, क्योंकि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 20 60, और ₹1 के कितने हो जाएंगे फिर ₹1 के कॉइन्स हो जाएंगे आपके 160 में से मैं 4x को मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 80 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आ जाएगा आपका ₹1 का कॉइन। तो ये हो गया आपका हेंस आंसर। आप इस तरह से नहीं लिखोगे, आप इसको पूरी तरह से लिखोगे ₹1 कॉइन कॉइन्स करके लिखोगे। ठीक है, मैंने ऐसे ही शॉर्टकट में समझा दिया ये आपको, मतलब ये करा दिया, समझा तो मैंने इलोबरेट तरीके से पूरी अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना आप। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। ठीक है, एंड ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि जो भी मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहूं आपके पास आता रहे और आप लोग पढ़ते रहो। सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगता है, तो 2 मिनट का काम है वो, सॉरी 2 सेकंड का। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वो कैसे सॉल्व। देखो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको मेरा काम था समझाने का क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वही चीज का ध्यान रख रहा हूं मैं भी। क्या क्या किया हमने, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, एंड देन दूसरी बात आप उसमें से ये चीज ढूंढोगे कि डिपेंड किसके ऊपर कराया गया, क्योंकि बिना वेरिएबल के ये क्वेश्चन तो हिलेगा ही नहीं, है ना। सबसे पहले वेरिएबल को ढूंढना है, वेरिएबल को क्लियर करना है, उसको ढूंढ लिया देन सारा क्वेश्चन उसी पे डिपेंड होता है, तो बस सब बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह इसी का आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये एज वाला एक क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन एग्जांपल से उठाया हुआ है, एग्जांपल से है आपके ये एनसीईआरटी बुक से। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ये आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। ठीक है, अर्जुन जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अब देखो अर्जुन का जो उम्र है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करा दिया है, श्रेया के ऊपर। तो जिसके ऊपर होगा डिपेंड आप उसी को मानोगे x। ठीक है, उसी को लेट कर लोगे। तो सॉल्यूशन में आपने क्या माना कि श्रेया के प्रेजेंट एज को आपने मान लिया x, तो श्रेया
का जो प्रेजेंट एज है वो आपने क्या मान लिया, x ईयर्स। ठीक है, आप उसको पूरी तरह से लिखोगे, लेट द श्रेयास प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, उस तरह से लिखोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि लिखने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, ये थोड़ा सा ये न्यू डिवाइस है ना, तो मैं इसके हैबिचुअल नहीं हूं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं कम ही लिख रहा हूं। ठीक है, अब अर्जुन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्जुन क्या कह रहा है कि अर्जुन इज ट्वाइस, दो गुना है किसके, श्रेया के एज के। तो श्रेया x है तो ये दो गुना मतलब 2x ईयर्स। क्लियर, ये दोनों का प्रेजेंट एज आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले अब जाना भी तो पड़ेगा ना, बात तो हो रही है 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 5 साल पहले तो दोनों ही छोटे होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले मुझे जाना पड़ेगा 5 साल पहले में, तो 5 साल पहले दोनों ही 5 साल छोटे होंगे, यानी कि श्रेया x-5 हो जाएगी, और ये जो है आपके अर्जुन वो क्या हो जाएंगे, अर्जुन, इसमें भी 5 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 5 साल पहले दोनों ही 5 साल छोटे होंगे। ठीक है, दोनों में से मैंने 5-5 को माइनस कर दिया, इसके प्रेजेंट एज में से और इसके प्रेजेंट एज में से, दोनों से मैंने 5-5 को माइनस कर दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 ईयर्स अगो हिज एज वॉज, उसका जो उम्र था 5 ईयर अगो हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेया एज। तो श्रेया का एज कौन सा है, ये रहा आपका श्रेया का एज, ये रहा आपका किसका एज, अर्जुन का एज। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि 5 टाइम मतलब कि 5 ईयर अगो इसका जो उम्र था वो 3 टाइम्स था श्रेया के एज के, तो इसका उम्र तो सामने यही है ही। ठीक है, इसका उम्र तो सामने है ही और अर्जुन आपका बड़ा भी है, तो ऑलवेज इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हम हमेशा छोटे वाले की तरफ ये जो 3 टाइम्स 2 टाइम्स जो भी होते हैं वो करते हैं ताकि इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाए। क्योंकि देखो ना यहाँ पे अर्जुन आपका बड़ा है, अगर अर्जुन की तरफ ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अर्जुन तो और बड़ा निकल जाएगा। ठीक है, आपको किस तरफ करना है, छोटे वाले की तरफ करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, बराबर रहे। ठीक है, तो इसका जो इतने सा ही है ना 5 साल पहले, ये सिर्फ 5 माइनस किया, वही उसके 3 गुना के बराबर है, तो 3 गुना तो इसमें है ना, श्रेया में है ना, तो श्रेया में करेंगे ये काम। ठीक है, नहीं समझ में आया, रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, सिर्फ वो जो 3 टाइम्स बोला था वो मैंने श्रेया की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि श्रेया का 3 गुना अर्जुन का अकेले के बराबर है। कब का, 5 साल पहले का, पहले की बात। ठीक है, वही मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, इसका प्रेजेंट एज निकालना है दोनों का। तो बस इक्वेशन हमें बनाना है, उसके बाद तो सारा काम ऐसे ही हो जाएगा। इतने तो आप एक्सपर्ट हो ही आप लोग, इक्वेशन बन गया देन सॉल्व कर देना है। 3 हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x, इस यहाँ पे -5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना x, और ये हो जाएगा आपका, इसको करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा आपका 2x जाएगा 3x में तो x बचेगा, एंड ये हो जाएगा 15 इधर जाएगा तो ये 10, तो x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि जो श्रेया है आपकी वो 10 साल की है। ये हो जाएगा आपका जो ये आंसर आ गया 10 इयर्स की, ये है, लिख करके करोगे आप इसको, और ये आ गया 10 दूनी 20, यानी कि 20 इयर्स का आपका ये अर्जुन है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी सा था ये। ठीक है, मेरे राइटिंग को प्लीज इग्नोर करना आप लोग, राइटिंग नहीं है सही, मुझे पता है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं धीरे धीरे इस पे हाथ बिठाने का, तो नया कोई भी चीज होता है तो दिक्कत हो ही जाता है ना, इसलिए मेरे साथ भी वही हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैसे होगा ये सॉल्व, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इसी का मैंने 3rd क्वेश्चन लिया हुआ है नेक्स्ट 2.4 एक्सरसाइज का, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसकी भी प्रैक्टिस आपने कर ली तो अच्छा बन जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास सम में भी है। ठीक है, यहां से आपको समझ के निकलना पड़ेगा इसे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब इसके आगे मुझे नहीं पढ़ना है, पढ़ूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा, ब्रेक करके पढ़ो। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या कह रहा है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, जैसे होता है ना, लिखते हैं ना हम लोग 45 हो गया, कुछ 2 डिजिट का कोई भी नंबर 76 हो गया, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर है ये, तो 2 डिजिट के नंबर में से क्या कह रहा है ये, कि सम ऑफ द डिजिट्स, इन्हीं दोनों डिजिट को अगर जोड़ देना हम, इन्हीं दोनों डिजिट को, तो आता है 9। क्या कह रहा है कि जो एक नंबर है उसके दोनों डिजिट को अगर आप जोड़ दोगे ना तो आंसर आता है 9। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं,
सॉल्यूशन में। तो अब यहां पर देखो, मुझे ये नहीं पता कि देखो, एक तो आपका वंस होगा इसके अंदर, एक होगा आपका टेंस। वंस और टेंस दो नंबर है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कौन सा इसमें वंस है, कौन सा इसमें मतलब कि वंस के प्लेस पे क्या लें, टेंस के प्लेस पे क्या लें, मुझे नहीं पता है। तो आप यहां पे फ्री हो, क्योंकि यहां पे कुछ डिपेंड नहीं कराया है, यहां पे फ्री हो, आप किसी को भी लेट कर सकते हो। तो मैं वंस को, स्टार्टिंग में आता है तो मैं उसी को लेट कर लेता हूं। तो लेट वंस प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर, पूरा लिखोगे आप, बी एक्स, हमने मान लिया उसको एक्स। वंस प्लेस को क्या मान लिया, एक्स। तो अब बताइए भैया कि टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस क्या होगा, बेसिक है। अगर दोनों को जोड़ने पे 9 हो रहे हैं, 9 आ रहा है, उसमें से अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 9 माइनस एक्स, सिंपल है ना। 9 माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका टेंस वाला और ये हो गया आपका वंस वाला। दो नंबर आ गए, मतलब कि एक नंबर के दोनों डिजिट आ गए हमारे पास, वंस डिजिट टेंस डिजिट दोनों आ चुका है, क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। When we interchange the digit, जब हम इंटरचेंज करते हैं किसको, डिजिट को। अब देखो इन दोनों वंस और टेंस से पहले मैं एक नंबर बना लेता हूं, क्योंकि अभी जो आगे क्वेश्चन है इसका क्या कह रहा है कि जब हम इंटरचेंज करते हैं डिजिट को तो इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर। अभी अब ये सारी चीजें जो भी है हमें इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पहले ही पढ़ा कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो दो डिजिट का जो नंबर है, पहले एक नंबर तो बना लें हम। तो आप यहां पे एक नंबर बनाओगे तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, इन्हीं वंस और टेंस की मदद से बनाओगे आप। तो आपका टेंस है ये 9 माइनस एक्स, ये है आपका टेंस, और ये है आपका वंस, ठीक है। दोनों को प्लस करके नंबर बनाते हैं। जैसे कि मान लो सिंपल सी बात है, आपके पास एक है 4, एक है 5। अब मैंने पूछा कि भैया एक नंबर बनाना, वंस प्लेस है 4, टेंस प्लेस है आपके पास 5, नंबर कैसे बनाओगे आप, क्या लिखोगे, ये 5। अब देखो अगर आपने ऐसा लिखा इसको कि 5 प्लस 4, तो ये तो 9 आ जाएगा, नंबर तो बना ही नहीं, है ना, नंबर तो बना ही नहीं। जैसे 5 प्लस 4 टू डिजिट का नंबर तो नहीं बना ना। तो हम टू डिजिट के नंबर को बनाने के लिए क्या करते हैं, टेंस को ऑलवेज 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 50 प्लस 4। तो इस तरह से करते हो 50 प्लस 4। तो यहां पर भी मैं जो ये टेंस वाला नंबर है इसको क्या कर दूंगा, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि टेंस वाला नंबर का मतलब होता है 10 से मल्टीप्लाई, 100 वाले नंबर का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई। तभी तो उसकी जो प्लेस की वैल्यू है तभी तो आएगी ना। अगर आप सिंपल लिख दोगे तब तो गलत ही हो जाएगा, जैसे अभी कर रहे थे हम तो गलत आ रहा था, है ना। तो अब यहां पे 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो अब इससे सॉल्व करके हम नंबर बना लेते हैं। एक तो 9 10 90 माइनस 10x एंड प्लस x, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 90 माइनस 9x। तो ये है आपका एक नंबर, ठीक है। जिस नंबर के बारे में बात कर रहा था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, वो नंबर हमने निकाल लिया, ठीक है, वो नंबर हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जैसे ही हम इस डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूं, एक ही पेन से जब से हो रहा है ना, तो बच्चे भी सोचेंगे सर क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। हाँ, तो देखो यहां पे अब जैसे ही हम नंबर को इंटरचेंज करते हैं प्लेस को, ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो अब आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर क्या बन जाएगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज के बाद नंबर क्या बनेगा आपका, ये इंटरचेंज के बाद नंबर बन जाएगा आपका ये। अब जो x मतलब जो आपका वंस प्लेस है वो टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस था वो वंस प्लेस, ठीक है। तो अब आपका जो वंस था वो टेंस बन जाएगा और जो टेंस था वो वंस बन जाएगा, तो 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब उसके बाद जो टेंस होता है उसको हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी तो वो टेंस रहेगा, है ना। यहाँ पे आपका 9 है, ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग, राइटिंग की मैं बार बार बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 9 प्लस 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका है आपका टेंस प्लेस, ठीक है।
तो ये आपका हो गया टेंस प्लेस और ये हो गया आपका वंस प्लेस, ठीक है, टेंस और वंस प्लेस। तो टेंस प्लेस को तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अब जो आपका सेकंड में इंटरचेंज के बाद ये बन जाएगा आपका टेंस प्लेस, ये बन जाएगा आपका वंस प्लेस, ठीक है। तो अब ये कर दिया हमने, आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, ठीक है, काफी स्लो हो रहा है तो टाइम आप लोगों का ज्यादा किल होगा, फास्ट करके देख लेना, यूट्यूब में ऑप्शन तो आता है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस में माइनस में एक x जाएगा तो 9x प्लस में 9, ठीक है। तो अब ये नंबर आया इंटरचेंजिंग वाला और ये आया आपका पहले वाला नंबर। क्या कह रहा है दोनों में कि when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27, यानी कि जब इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें मिलता है कि जो नया नंबर आपका आया ना, ये नया नंबर आपका आया, तो नया नंबर जो है इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन, यानी कि ये वाला जो नंबर है ना ये बड़ा है किससे, देन ओरिजिनल नंबर पहले वाले से, और बाय 27। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो इस बड़े में से इस छूपड़ वाले छोटे को माइनस कर देंगे, आंसर आ रहा है 27। बस सिंपल, हमें यही करना है, ठीक है। आइए कर देते हैं, तो यह आ जाएगा आपका 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 27 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही कह रहा था क्वेश्चन में कि जो नया आया है इंटरचेंजिंग के बाद उसमें से अगर आप पुराने वाले को माइनस करते हो, मतलब कि वो पुराने वाले से 27 बड़ा है, तो वही बात हो गई। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 9x प्लस 9, इसको हम ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि हम पूरे पैकेट को माइनस करना है हमें, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाया। अगर नहीं लगाते तो आंसर हमारा गलत आ जाता। 9 यहाँ पे माइनस 90 फिर माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 9 18x इज इक्वल टू 18x। उसके बाद यहाँ पे 90 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 81, ये माइनस का 81 इज इक्वल टू 27। अब उसके बाद ये इधर आकर के ये प्लस का हो जाएगा तो 18x इज इक्वल टू इधर आके प्लस का होगा तो ये बन जाएगा आपका 7 1 8 और उसके बाद 8 2 10 108, ठीक है। अब उसके बाद हमें x की वैल्यू नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 108 अपॉन में 18, तो 18 के टेबल में 6 बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 6, तो x आ गया आपका 6। अब उसके बाद आ जाओ ऊपर क्वेश्चन में, x हो गया आपका ये 6 एंड ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 6, तो ये आ गया 3। तो आपका क्वेश्चन जो क्या पूछा था हमसे, व्हाट इज दैट, वो स्टार्टिंग वाला जो नंबर था वो क्या था, ठीक है। तो वो नंबर क्या था आपका 36, ठीक है, 36। 3 हो गया आपका टेंस प्लेस, ये हो गया वंस प्लेस, तो 36 वो आपका रिक्वायर्ड नंबर था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइम लग गया वीडियोस लाने में, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, थोड़ा सा मेरे पास डिवाइस नहीं था सही से, ठीक है। तो अब उसके बाद अब ट्राई करूंगा मैं वीडियोस लाने की, और उसके बाद अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे पढ़ सको। एंड वीडियो अगर पसंद आया, समझाने का तरीका अगर समझ में आया तो उसको लाइक भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इतनी मतलब देख रहे हो कितना डिफिकल्ट होता है बनाना, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ला रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग भी प्यार दिखाओ। एंड अगर तरीका पसंद आया तो कमेंट करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।